So now we are going to start the first chapter of Unit 3, that is cell structure and functions. रीडिंग करते जाएंगे साथ साथ में एनसीईआरटी की, मेनली एनसीईआरटी ही कवर करेंगे अभी. So biology is the study of living organism. The detailed description of their form, appearance. इसको अंडरलाइन करते जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा. ठीक है. So the detailed description of their form and appearance is brought. कहाँ लिखा यार? Brought out their diversity. It is the cell theory that emphasizes the unity underlying this diversity of forms. That is the cellular organization of all life forms. A description of cell structure and cell growth by division is given in the chapter comprising this unit. Cell theory also created a sense of mystery around the living phenomena, that is physiological and behavioral processes. This mystery was the requirement of integrity of cellular organization of living phenomena to be demonstrated or observed. In studying and understanding the physiological and behavioral process, one can take a physiochemical approach and use cell-free system to investigate. This approach enables us to describe the various processes in molecular terms. The approach is established by analysis of living tissue for elements and compounds. This will tell us what type of organic compounds are present in living organism. In next stage, one can ask the question, what are these compounds doing inside a cell, and in what way they carry out gross physiological process like digestion, excretion, memory, defense, recognition, etc. In other words, we answer the question, what is molecular basis of all physiological processes? It can also explain the abnormal process that occur during any diseased condition. This physiochemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology. क्या? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. ये कुछ अलग टर्म है, इसको याद रखेंगे. व्हाट इज दिस? अरे यार कितनी गंदी तरीके से. ओके, क्या है ये? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. क्या होता है ये? द फिनोमिना ऑफ फिजियोलॉजी. अरे यार ये तो डिलीट ही हो जा रहा बार बार. ओके, इसको चलो. अरे यार ये तो लाइन हो गई. इसको बॉक्स में डाल देते हैं. ठीक है. आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम देयर. यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है. ओके, ये जो दोनों लाइन हैं इसमें क्या देखना है हमें? दिस फिजियोलॉजिकल. इसका साइज कैसे कम करते हैं? तो दिस फिजियोलॉजिकल कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया. This physiochemical approach to study and understand the living organism is called as reductionist biology. क्या? reductionist biology. ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. The concept and technique of physics and chemistry are applied to understand biology. क्या हो रहा है यहाँ पे? जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के
टेक्निक्स हैं, कॉन्सेप्ट और टेक्निक हैं, उसको अप्लाई किया जा रहा है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। इन चैप्टर 9 ऑफ दिस यूनिट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज प्रोवाइडेड। ये हो गया हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन ओवर। सो जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 8 यूनिट 3 का पहला चैप्टर है ये, ठीक है। यूनिट 3 बता दिया पहले ही, इंट्रोड्यूस करवा दिया क्या क्या दिया है इस यूनिट में। अब इस चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। हाँ, तो इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, मैं फटाफट इंग्लिश वाली रीडिंग कर लेती हूँ, फिर हिंदी में समझाऊंगी। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वेरी इजी। जब भी हम इधर उधर देखते तो हमको दोनों चीज़ दिखती हैं। बॉटल, ठीक है, आपकी मम्मी लिविंग है, बॉटल नॉन लिविंग है, ठीक है। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज़। ठीक है, हम सब ये सोचते होंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग में है और ऐसी क्या चीज़ नॉन लिविंग में नहीं है जो कि लिविंग में है, ठीक है। ये हमारे अंदर क्वेश्चन आता होगा। द आंसर टू दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके अंदर जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है दैट इज सेल, वो एब्सेंट होती है, जबकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज प्रेजेंट, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, ठीक है, विदाउट एनी exception. Some are composed of single cell and are called unicellular, while others like us are composed of many cells and are called multicellular. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है तो वो क्या होगा, यूनिसेल्युलर। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल का बना है वो होगा मल्टीसेल्युलर, एक सेल का यूनिसेल्युलर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ सेल। सेल होती क्या है। सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केपेबल होते हैं किस चीज़ के, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। किस चीज़ के, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। और परफॉर्म क्या कर सकते हैं, एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जो भी एसेंशियल फंक्शन है वो अगर एक सिंगल ये सेल है विद द न्यूक्लियस और, ठीक है, एंड सम सेल ऑर्गेनल्स, ये अकेले ही जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है, इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, whatever are the main function of life, this particular single cell can easily perform, ठीक है। So unicellular organism are also living because they are composed of a single cell, that is the basic unit of life, ठीक है, because they are capable of independent existence। अकेले एक सेल का एग्जिस्टेंस हो पा रहा है, वो जीवित है, ठीक है। दूसरा क्या है, परफॉर्म कर पा रहा है एसेंशियल फंक्शन, जो कि लाइफ को बिताने के लिए जो एसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो एक अकेला सेल जो है वो परफॉर्म करने में सक्षम है, ठीक है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट, क्या, डज नॉट इंश्योर अ इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी चीज़ एक सेल से, एक कंप्लीट सेल से कम कोई भी चीज़ है, स्ट्रक्चर है, वो नहीं इंश्योर करता है एक इंडिपेंडेंट लिविंग। हेंस सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। यहाँ पे हमको नॉट पे एकदम बहुत गौर करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा कलर वैरायटी देख लेते हैं, येलो ले लेते हैं। सो नॉट शुड बी हाईलाइटेड हियर, डज नॉट इंश्योर अ इंडिपेंडेंट लिविंग। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा आगे। एंटोन वैन लीवेनहुक, कौन है भाई, ये कौन है, एंटोन वैन लीवेनहुक ने पहली बार क्या देखा, लिविंग सेल को। क्या देखा, लिविंग सेल को। और डेड सेल कौन देखा,
डेड सेल किसने लिखा? रॉबर्ट हुक इन 1665, नॉट श्योर, चेक इट। ठीक है, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है ये। ठीक है, आगे क्या लिखा है? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लीजिए। The invention of microscope and the improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of a cell। इस पैराग्राफ में क्या क्या याद करने का है? एक तो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उनका, क्योंकि वो पूरी एक सेल ही एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रही है। ठीक है, और वो परफॉर्म कर सकते हैं क्या? इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, अभी ये पॉइंट हो गया इम्पॉर्टेंट। और दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? कि सेल जो है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एंटोन वैन लीवेनहुक। सबसे पहला बंदा जिसने कि लिविंग सेल को देखा, कौन है वो? ही इज़ एंटोन वैन लीवेनहुक। अब मेरे को एग्जैक्टली करेक्ट याद नहीं है, मुझे इतना याद है कि इसने ये कोई दुकान में बैठा था और तब देखा था। अब आई एम नॉट दैट श्योर अबाउट दिस, बट कहीं तो सुना है ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को। ठीक है, और एक और चीज़, दैट इज़ रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली सेल डिस्कवर की। डेड सेल थी वो। ठीक है, इट वॉज अ कॉर्क सेल। ठीक है, 1665 में। तो इस पैराग्राफ में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? सेल थ्योरी के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है? सेल थ्योरी के बारे में। सो इसमें क्या लिखा है? इन 1838 मैथियस क्लीडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, उसने क्या एग्जामिन किया? बहुत सारे प्लांट के सेल्स को, एग्जामिन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एग्जामिन किया। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट थे वो सारे जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने थे, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से, जो कि टिश्यू को फॉर्म करता था। ठीक है, और उसी टाइम पे क्या हुआ कि थियोडर श्वान जो था, जो कि एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट है, उसने क्या स्टडी किया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले कौन है ये? मैथियस स्क्लीडन। स्क्लीडन ने क्या देखा? बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उसमें ये देखा कि बहुत सारे प्लांट्स में बहुत टाइप की सेल्स होती हैं और हर सेल जो होती हैं साथ में मिल करके एक टिश्यू को बनाती हैं। हाँ, उसी टाइम पे थियोडर श्वान आए, जो कि ब्रिटिश के ज़ूलॉजिस्ट हैं। उन्होंने डिफरेंट टाइप की सेल को देखा एंड रिपोर्ट किया दैट सेल जो है एनिमल सेल, उसमें जो आउटर लेयर है वो बहुत ही पतली है और उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज के अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cells। जो सेल वॉल का प्रेजेंस है वो प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। यहाँ पे हमें अंडरलाइन करने की ये बात है कि यहाँ पे अंडरलाइन करने की क्या बात है कि यहाँ पे कौन बता रहा है प्लांट के बारे में? यूजुअली दिमाग में क्या रहता है कि स्क्लीडन ने बोला है प्लांट के बारे में, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है? श्वान है यहाँ पे, श्वान। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ऑल द प्लांट सेल्स। ये किसने बोला? ये बोला श्वान ने, क्योंकि ऊपर से अभी हम श्वान के बारे में पढ़ने लग गए ना। श्वान के बारे में कौन बोल रहा है? मतलब सॉरी, प्लांट के सेल वॉल जो है वो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। ये कौन बताया? श्वान ने बताया। ठीक है, नॉर्मली हम प्लांट की सेल्स को
स्क्लीडन से एसोसिएट करते हैं, बिकॉज स्क्लीडन ने स्टडी किया प्लांट की सेल को। बट यहाँ पर सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, ये बताया किसने? श्वान ने। ठीक है ना। ये पैराग्राफ एक और बार रीडिंग कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में है श्वान जो है, थियोडर श्वान, ये क्या है? ब्रिटिश के zoologist हैं। Studied different type of animal cell and reported that the cell had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. He also, यहाँ पे देखो also भी हमें ये प्रूफ कर रहा है कि he also मतलब Shawn concluded based on his study on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cell. ओके, ये हमें कौन बताया? शॉन ने बताया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट हो गया ये इसलिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉन प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसके बेसिस पे शॉन ने प्रपोज किया एक हाइपोथेसिस। किसने प्रपोज किया? शॉन ने। क्या प्रपोज किया? एक हाइपोथेसिस जिसमें ये बोलता है कि जो बॉडी है प्लांट और एनिमल की, वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी हुई है। ये किसने बताया? शॉन ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये हाइपोथेसिस किसने दिया। ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है स्क्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। बट जो सेल थ्योरी है वो दोनों ने साथ में मिलकर बनाई है। This theory, however, did not explain as how the new cells are formed. रुडोल्फ विर्काउ, अब देखो सेल थ्योरी जो है उसमें कई सारी थ्योरीज होंगी। एग्जैक्टली क्या कौन कौन सी है वो नहीं पता। यहाँ पे जितनी लिखी हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि एक तो होगी कि प्लांट हैज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। दूसरी क्या होगी कि प्लांट और एनिमल की बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये भी शॉन ने दी, पहली वाली भी शॉन ने दी। बट सेल थ्योरी जो है वो स्क्लीडन और शॉन ने टुगेदर मिलके फॉर्मुलेट करी। दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन, और बट ये सेल थ्योरी का क्या था ड्रॉबैक कि ये बता नहीं पाया कि न्यू सेल कैसे फॉर्म होती हैं, है ना। रुडोल्फ विर्काउ आए 1855 में। ये फर्स्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करती हैं और न्यू सेल जो है फॉर्म हो जाती हैं। कैसे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल फॉर्म होती हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं इन अदर लैंग्वेज ओमनिस सेल्यूले ए सेल्यूला, सेल्यूला ए सेल्यूला। ठीक है ना। ही मॉडिफाइड दिस हाइपोथेसिस ऑफ स्क्लीडन श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। द सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, सेल थ्योरी क्या क्या अंडरस्टूड करती है? आज हम सेल थ्योरी में क्या क्या समझते हैं? एक तो है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल। ये क्या किसका आ गया? ये आ गया इन लोगों का, यहाँ से आ गया। ठीक है, पहला। दूसरा कहाँ से आ गया? विर्काउ से आ गया। विर्काउ जी कहाँ गए? ये रहे विर्काउ। ठीक है, ये विर्काउ ने बता दिया। समझ में आई? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम पढ़ेंगे सेल के ओवरव्यू के बारे में, एन ओवरव्यू ऑफ अ सेल। ठीक है, सो ओवरव्यू में क्या देखेंगे हम कि यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक के बचपन में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ठीक है, ह्यूमन चीक अंडर माइक्रोस्कोप। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। इसको रिकलेक्ट करना है, याद करना है क्या क्या देखा था हमने उसके अंदर। ठीक है, the onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as outer boundary, and just within it is cell membrane. ठीक है, तो इसमें क्या किसके बारे में? ओनियन सेल। ओनियन क्या है? प्लांट सेल है। उसमें क्या है? सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल है। उसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है।
तो द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन एज डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर किसकी? चीक की सेल की। चीक क्या? ह्यूमन सेल है, एनिमल सेल है, सॉरी, ठीक है। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, न्यूक्लियस है सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? कंटेन क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटीरियल, डीएनए। Cell that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cell, whereas that does not have membrane bound, lack membrane bound are prokaryotic। जिसमें membrane bound होता है न्यूक्लियाई वो होते हैं कौन से सेल्स? यूकैरियोटिक सेल्स। कौन से? यूकैरियोटिक। जिसमें नहीं होता है, जो लैक करते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है। In both prokaryotic and eukaryotic सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जो कि दोनों में क्या होता है? कॉमन। कैसा होता है वो मैट्रिक्स? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो कि क्या होता है? कॉमन होता है। उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करता है। किसको ऑक्यूपाई करता है? वॉल्यूम ऑफ द सेल को। द साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म कैसी जगह है? मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। कैसे स्टेट में? लिविंग स्टेट में रखने के लिए। ठीक है। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड distinct structure called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuoles. The prokaryotic cell lacks such membrane bound organelles. यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूक्लियस तो होता है यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस तो होता ही है, ठीक है, प्लस उनमें और क्या होता है? डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनल लाइक एंड कॉल्ड एंडोप्लाज्म। जैसे कि क्या क्या होते हैं ऑर्गेनल्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइजोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोबॉडीज होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। सो ये रहा। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक कैसा ऑर्गेनल है? राइबोसोम इज अ कैसा? राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जो कि सब सेल में प्रेजेंट होता है। क्योंकि कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। कोई मेम्ब्रेन ही नहीं बाउंड कर रही है इसको, राइट। तो इसके रहने ना रहने से कोई फ़र्क, ऑफकोर्स फ़र्क पड़ेगा, कुछ काम करता है ना। तो राइबोसोम, क्योंकि इसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये, तो ये दोनों में ही पाया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये कॉमन टू बोथ है। विद इन द सेल राइबोसोम आर found not only in cytoplasm but also in two organelles, chloroplast और माइटोकॉन्ड्रिया and on ER। ठीक है। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, ये किस में भी होता है? किसमें? क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर होता है। तभी तो इसको रफ बोला जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बट ये जो है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ER, ये तो सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है। तो ये जो है साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, साथ में कुछ ऑर्गेनल्स में भी होता है, बट ये कंडीशन सिर्फ यूकैरियोटिक में ही पाई जाती है, बिकॉज उसी में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ये। और अगर हम प्रोकैरियोटिक को देखें तो उसमें ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ये मतलब राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, कोई ऑर्गेनल्स में नहीं होता है। ठीक है।
एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोजोम। क्या है ये भी क्या है, कैसा ऑर्गेनल है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो क्या होगा, ये दोनों में ही प्रेजेंट होगा, यू एंड प्रो। क्या यू कैरियोटिक, ठीक है। क्या ये सेंट्रोजोम है ये, ठीक है ना। ये क्या क्या हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें, सेल डिवीजन में। अरे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनिमल सेल कंटेन्स अनदर नॉन, ओके ये एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है, ये रिमेंबर याद रखना है, एनिमल सेल में होता है। देन नेक्स्ट इज सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है ये, इसका साइज क्या है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया, आगे देखते हैं, माइक्रो का मतलब बता देती हूँ, पता ही होगा वैसे, माइक्रोमीटर कितना छोटा साइज है देख रहे हो, 10⁻⁻⁶। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलने से पहले ये देख लेते हैं। देखो आरबीसी है, इसका शेप देखो, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, निगलेक्ट नहीं करने का इसको, ठीक है। सो देखो आरबीसी है, कैसी है, राउंड और बाई कॉन्केव है। ये देखो डब्ल्यूबीसीज है, ये कैसी है, एमीबॉयड शेप की, मतलब एमीबा जैसे हैं, मतलब शेप चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो कई टाइप की हैं, जिसके देखो मल्टी लोब्स हैं, इसके मल्टी लोब्ड है, ये है न्यूट्रोफिल, ठीक है ना। नॉट श्योर अबाउट दिस, आई गेस दिस इज मोनोसाइट, इसके 2 लोब्स हैं, इसके कैसे 2 लोब्स हैं, राइट। ये है बेसोफिल एंड बेसोफिल है, देखो ये मेरे को इतना क्लियर नहीं है, ये शायद लिम्फोसाइट है। ये एसिडोफिल जो होती है उसमें 3 लोब्स होते हैं। बेसोफिल देखो एक बार चेक कर लेना, ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेल देखो ये क्या है, कॉलमनार एपिथेलियम सेल। कॉलमनार मतलब क्योंकि कॉलम जैसी लंबी लंबी है, इसका जो न्यूक्लियस है कहाँ है, बेस पे है, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ दिस देखो, ये देखो क्या है, ऑफकोर्स पता चल रहा है ना, नर्व सेल है ये, क्या है ये, नर्व सेल है, ब्रांच होती है और लॉन्ग होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। इसका साइज याद रख लो, बताती हूँ, इसका साइज है 7 माइक्रोमीटर, ठीक है, 7 माइक्रोमीटर है इसका साइज लेंथ में, ठीक है। और जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी का साइज भी 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है। क्या है, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है, समझ में आई ये दोनों का। अभी ऊपर वाले का साइज पता चल गया था ना, 0.3 माइक्रोमीटर, क्या कौन सी थी, माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल है वो। नाउ ये देखो ये वाली सेल ट्रेकिड है, ये इलोंगेटेड सेल है, ये ट्रेकिड किस में होती है, ये होती है जाइलम में, प्लांट सेल है। ये क्या है, मीसोफिल सेल लीव्स में होती है, राउंड और ओवल शेप की होती हैं, ठीक है। ये डायग्राम शो कर रहे हैं अलग अलग टाइप के सेल्स का, डिफरेंट शेप्स बता रहा है। आगे चलते हैं। अभी हम आगे क्या देख रहे थे कि वाइल बैक्टीरिया का साइज कितना हो सकता है, कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, कितना हो सकता है, किसका, बैक्टीरिया का है ये। राइटिंग देख लो यार, बहुत गंदी बन रही है इसमें, ठीक है ना। 3 to 5 माइक्रोमीटर इसका साइज हो सकता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है ऑस्ट्रिच की एग अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल अभी बता ही दिया, 7 माइक्रोमीटर की डायमीटर है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है। सेल ऑल्सो वैरी ग्रेटली इन दिस शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेग्युलर। इरेग्युलर किसकी थी, WBC, अमीबॉइड बोला था ना।
द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आ सकता है ट्रू और फॉल्स में। द शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। फंक्शन के हिसाब से उनका सेल का शेप अलग अलग हो सकता है। समझ में? ये सब जो अंडरलाइन किया है वो अंडरलाइन कर लो, और एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है तो उसे भी अंडरलाइन करते हुए चलना। और एक बार ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाए तो इन सब अंडरलाइन पॉइंट्स को एक बार रीड करना, खुद से चैप्टर रीड करना, उसके बाद नोट्स बनाना, है ना। और जब क्वेश्चन करना तो तुम्हें लगे कि ये टॉपिक, देखो ये टॉपिक से प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा डीप में पढ़ लेना, है ना। मेजरली आई एम गोइंग टू कवर NCERT इन दिस चैनल, ठीक है ना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, PPLO. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. क्या ये क्या बोल रहा है कि they are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cell. they मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और जनरली स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, ठीक है। दे मे वैरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। शेप और साइज में बहुत ही तरीके के हो जाएंगे, काफ़ी अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन से हैं वो देखो। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया इज बैसिलस मतलब रॉड जैसा होता है, कोकस स्फेरिकल होता है, विब्रियो कॉमा शेप का होता है, और स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। बैसिलस का जैसे हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? बैसिलस कोई भी बैक्टीरिया जिसके नेम में ही उसका शेप इंक्लूडेड रहेगा, जैसे कि विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा कॉज करता है ना विब्रियो कॉलेरे, सो वो कॉमा शेप का है, ठीक है। वैसे स्ट्रेप्टोकोकस वो स्फेरिकल है। बैसिलस में मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो बैसिलस होते हैं। नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेना, बट आई थिंक मैक्सिमम जो होते हैं वो बैसिलस होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन, ठीक है। सो इस लाइन में क्या बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो फंडामेंटली सभी का सेम होता है, बट वो अलग अलग वैरायटी ऑफ शेप्स और फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। शेप्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं और फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन को। सिर्फ किस में एक्सेप्शन क्या है इसका? माइकोप्लाज्मा में। किस में? माइकोप्लाज्मा में ऐसा नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, मतलब, राइट। यहाँ पे लिख देते हैं आगे पैराग्राफ भी एक, ठीक है, लिख देते हैं सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब प्रोकैरियोट, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड। नेक्ड मतलब कवरिंग नहीं होती है। नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Not enveloped by nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromatid और circular DNA. Genomic DNA कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है या फिर सर्कुलर होता है। Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. The smaller DNA is called plasmid कहते हैं, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड वेक्टर की तरह एक्ट करता है, क्या कहाँ एक्ट करता है वो सब 12th क्लास में, ठीक है। These smaller DNA are called plasmid. ये स्मॉलर होते हैं, you have to remember this कि ये छोटे होते हैं,
साइज इनका छोटा होता है। द प्लाज्मिड कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। प्लाज्मिड क्या करता है कि कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है उन बैक्टीरियाज को, ठीक है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एक्चुअली प्लाज्मिड लुक्स लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, इधर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सपोज टेट्रासाइक्लिन और एम्पसिलिन का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर ये दोनों मतलब प्लाज्मिड अगर प्रेजेंट है किसी भी बैक्टीरिया में तो वो उसको स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे कि वन कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है, कहाँ था हम लोग, कहाँ थे, कहाँ गया, ओके प्लाज्मिड छोटा कर लेते थोड़ा, मैं फिर से नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज one such character is resistant. Okay, in higher classes you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. क्या करता है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अभी ये टॉपिक समझ नहीं आएंगे, ये आगे चल के ही समझ में आएगा इन 12th क्लास, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन अगर करूँ भी तो इट्स ऑफ नो यूज़, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लेन करती हूँ, चलो। उसमें क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेंट, ये सब क्या होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है मॉनिटर करने में प्लाज्मिड हेल्प करता है। कैसे, ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करूँ, थोड़ा मोटा कर देती हूँ उसको, ठीक है। ये प्लाज्मिड है मोटा सा, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, गॉट इट। सो अगर हम एक फॉरेन डीएनए, ये बाहर का डीएनए है, ये हमारे यूज़ का है, ठीक है ना। इसको हमने कट कर दिया, ये पीस, ये वाला जो पार्ट है इसको हमको यहाँ पे इंसर्ट करवा देना है, ओहो, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करवा देना है। तो हमने जैसे इस जगह पे इंसर्ट कर दिया, जो पीस हमको चाहिए था वो इस जगह पे अगर हमने इंसर्ट करा दिया तो ये जो रेजिस्टेंस रेड वाला साइड ये था, कौन से पॉइंटर से करूँ इसको, ओके कलर चेंज करते हैं टू ग्रीन। सो ये वाला जो था, ये वाला साइड, ठीक है, रेड कलर, ये जो है वो मास्क हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा। तो जब हम इस बैक्टीरिया को, सपोज़ अगर ये मास्किंग जो जगह है, मास्क जिसको किया है वो अगर टेट्रासाइक्लिन है, और हम अगर इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन में रख दें तो ये टेट्रासाइक्लिन में जब जाएगा तो मर जाएगा, बिकॉज उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला मास्क हो गया है, कवर्ड हो गया है, समझ में आया। तो इसी में हेल्प करता है प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन वाले को सिलेक्ट करने में। दैट्स ऑल यहाँ पे जो बता रहा है, ठीक है। इसको इलेबोरेट वे में 12th में बताया जाएगा। आगे क्या लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ओके। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स इज, ओके एक बार इसको ना कट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट राइबोसोम। पहले बताया मैंने, राइबोसोम क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है इसलिए वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स हैविंग समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, इनमें कुछ यूनिक होता है जैसे कि इंक्लूजन, स्पेशल इंक्लूजन के बारे में बता रहा है। आगे क्या है, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। आगे मीजोसोम के लगभग चार फंक्शंस होते हैं, वो हम देखेंगे, बताएगा आगे, ठीक है। इस कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। याद रखो दैट मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसेंशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ये है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे विलाई की तरह निकला रहता है। दिस इज मीजोजोम। क्या है ये? मीजोजोम है ये, ठीक है ना। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। आगे हम देख लेते क्या क्या है। तो देखो 6 पेज तक तो हमने पढ़ लिया, राइट। देखो आगे क्या क्या है। सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन एंड राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज, यूकैरियोटिक सेल। तो ऐसे ऐसे करके टोटल 19 पेजेस हैं। हमने हाफ से थोड़ा कम ही कवर किया है, बस कोई बात नहीं, ख़त्म कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में फटाफट से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।